episode is sponsored by Young Guns Group. Young Guns Group has cars, restaurants, mega solar projects, construction business, old age homes, real estate, and agriculture related businesses. Namaste, konnichiwa, Jai Hind. Namaste and Jai Hind. So as you can see, viewers, we are joined by none other than Lieutenant General KGS Dhillon. Sir, Jai Hind. Jai Hind, ma'am. Jai Hind, Nupur. So, sir, definitely पहले हम जानना चाहेंगे कि बहुत जो आपके पिक्चर है, कितने गाजी आए, कितने गाजी गए. तो पहले जब मैंने क्वेश्चन बनाई थी तो मैंने सोचा ये भूल गई थी. बाद में मैंने सोचा इससे मुझे ऐड करना ही है कि इतना वायरल है तो इसके पीछे की कहानी जरूर बताइए हमें. Nupur, first of all, thank you and Jai Hind once again. ये कहानी कितने गाजी आए, कितने गाजी गए, ये डायलॉग फेमस हुआ और ये पिक्चर फेमस हुई 19 फरवरी 2019 को. पुलवामा का आईडी ब्लास्ट 14 फरवरी 2019 को हुआ था और उसके 100 घंटे के अंदर अंदर हमने उन टेररिस्ट को खत्म कर दिया जिन्होंने इसका पूरा प्लानिंग एग्जीक्यूशन किया था. पाकिस्तानी टेररिस्ट थे. तो 19 फरवरी को एक प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई जिसमें ये गाजी जो है एक कोडवर्ड है जो पाकिस्तानी टेररिस्ट बहुत इस्तेमाल करते हैं. और इससे पहले भी कई गाजी, क्योंकि मेरे कश्मीर में बहुत सारे टेन्योर्स हैं 1988 से लेकर, बहुत सारे गाजी कोडवर्ड के टेररिस्ट को हमने खत्म किया हुआ है. तो उस प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान एक जर्नलिस्ट ने सवाल पूछा कि सर वो जो गाजी था, बिकॉज इट वाज ऑलरेडी इन द मीडिया, खबर थी पूरे मीडिया में कि गाजी जो मेन टेररिस्ट है उसने ये पुलवामा का आईडी प्लान किया था. तो एक जर्नलिस्ट ने सवाल पूछा कि सर वो गाजी जो है वो मारा गया क्या. उसका एक्चुअल नेम कामरान था, वो पाकिस्तानी टेररिस्ट था और गाजी उसका कोडवर्ड था. तो मैंने ऐसे, क्योंकि प्रेस कॉन्फ्रेंस थोड़ा खत्म होने पे आई हुई थी, तो मैंने ऐसे स्वाभाविक तौर पे बोल दिया कितने गाजी आए, कितने गाजी गए, परवाह नहीं है, डोंट वरी, वी आर देयर. सो ये एक लाइन इतनी हिट हुई कि सिविल में ही नहीं, जनरल पब्लिक में ही नहीं, हमारे आर्मी में भी जो भी यंग ऑफिसर्स हैं, जब मैं जाता था बाद में कभी पोस्ट के ऊपर, लाइन ऑफ कंट्रोल के ऊपर, जहाँ किसी राष्ट्रीय राइफल्स कंपनी में, तो वहां पर भी उन्होंने ऊपर गेट के ऊपर लिख के लगाया होता था कितने गाजी आए, कितने गाजी गए. सो ये फेमस होगी लाइन. और वो जो फोटोग्राफ है वो जिसमें उंगली ऐसे करके है, वो फोटोग्राफ इस लाइन के साथ में कनेक्ट होगी, क्योंकि उसी वक्त वो फोटोग्राफ भी फेमस हुई और ये लाइन कितने गाजी आए, कितने गाजी गए. तो वो फोटोग्राफ क्या तभी खींचा गया था या बाद में या पहले? वो फोटोग्राफ भी उसी प्रेस कॉन्फ्रेंस का है. अच्छा. और वो एक दूसरे संदर्भ में था. अच्छा. वो एक जर्नलिस्ट ने सवाल पूछा था कुछ, तो मैंने उसका पूरा सवाल सुना और जब मैं उस सवाल का जवाब दे रहा था तो उसने बीच में इंटरप्ट किया. तो उस टाइम पे मैंने उसको बोला थोड़ा मेरी बात सुनिए, मैंने आपकी बात सुनी है. तो शायद वो फोटोग्राफ उस टाइम की है, या हो सकता है कि सेम प्रेस कॉन्फ्रेंस का भी हो. तो उसका पोर्ट्रेट भी बना हुआ है. जी हाँ, मंजू चौहान जी मेरे को ट्विटर पे फॉलो करते हैं और उन्होंने वो एक पोर्ट्रेट बनाया और मेरे को, उन्होंने इंटरनेट से वो फोटो डाउनलोड की और वो पोर्ट्रेट बना के मेरे को भेजी ऑन द सोशल मीडिया. और फिर बाद में मैंने उस फोटोग्राफ को कलेक्ट किया. पोर्ट्रेट जो ऑयल ऑन कैनवस है वो बहुत ही खूबसूरत है. अभी इस कॉन्फ्रेंस के इंटरेक्शन के बाद में अगर मौका लगेगा तो मैं आपको दिखाऊंगा. वो बिल्कुल मेरे सामने पड़ी हुई है और वो मेरे ड्राइंग रूम में एकदम से मेन पीस है. जो भी कोई घर में आता है उसको देख के बहुत खुश होता है. तो मिसेस मंजू चौहान एक फेमस आर्टिस्ट हैं, उन्होंने वो पोर्ट्रेट कॉम्प्लीमेंट्री बनाया मेरे लिए. तो सर ये जो आप जब फोर्स ज्वाइन किए थे एक बहुत यंग एज में और आप आज रिटायर्ड हो गए इतने सक्सेसफुल जर्नी के बाद, तो आज जो आप है, आपने सोचा था जब ज्वाइन किए थे कि आज के आप बन जाएंगे आप? देखिए, जब मैंने आर्मी ज्वाइन की थी तो मेरे पिताजी एक बहुत सक्सेसफुल बिजनेसमैन थे. वो एक सिविल इंजीनियर हैं और बाद में उन्होंने अपनी सर्विस छोड़ करके अपना बिजनेस स्टार्ट किया.
तो वो उस टाइम पे 70s में बहुत सक्सेसफुल बिजनेसमैन थे। तो उन्होंने मुझे चाहा था कि मैं उनके बिजनेस को ज्वाइन करूं, लेकिन मैं उनके बिजनेस को ज्वाइन ना करके उनकी इच्छा के खिलाफ जा करके मैंने फौज ज्वाइन की थी। और जब मैंने फौज ज्वाइन की थी तो जैसे आपने पूछा, बिल्कुल भी नहीं। मुझे जब मैंने अपनी यूनिट ज्वाइन की तो मेरे लिए सबसे बड़ी बात थी कि मैं फॉर राजरीफ का एडजुटेंट बन जाऊं किसी तरह। एडजुटेंट एक कैप्टन की अपॉइंटमेंट होती है जो पूरी पलटन को हुक्म देता है कि सीओ साहब ने ये बोला है, ऐसे करना है, सीओ साहब ने वो बोला है, पूरी पलटन को कोऑर्डिनेट करता है। तो मेरे लिए वो एडजुटेंट जो था वो एक बहुत बड़ी पोस्ट थी, और मुझे लगा जिस दिन एडजुटेंट बन गया उस दिन तो बल्ले बल्ले है। सो आई ओनली वांटेड टू बी एडजुटेंट ऑफ फॉर राजरीफ, बाकी तो भगवान की देन है। तो आप तो पिताजी के खिलाफ आए थे फोर्स में, तो उसके बाद पिताजी कब माने? वो मान तो जल्दी गए थे, लेकिन वो मेरे पास आर्मी में अगले करीब 10 साल तक नहीं आए वो। लेकिन जब वो आए मेरे पास 10 साल के बाद में, तो मैं तब भूटान में पोस्टेड था। अच्छा। फॉरेन पोस्ट में था। भूटान एक बहुत ही खूबसूरत देश है, और जहाँ पे हमारी लोकेशन थी वो एक बहुत ही इंतहा खूबसूरत जगह है। तो वो जब वहां पर आए मेरे पास आके 10-12 दिन रुके, तो उनको वो जगह बहुत पसंद आई, और वो फिर थोड़ा बहुत उनको आर्मी के बारे में पता लगा, लोगों से बातचीत हुई तो बहुत खुश हुए। उसके बाद से ठीक है। तो 10 साल आप लोगों का बातचीत नहीं चला? बातचीत हुआ, मैं घर जाता था, अच्छा, वो लेकिन वो नहीं मेरे आते पास थे। नहीं आए। अच्छा, अच्छा। तो मतलब मैं तो सोच रही थी कि मैं आपसे पूछूं कि आप अगर आर्मी में नहीं होते तो किस में जाते, लेकिन आप तो पहले ही तय कर चुके थे कि आर्मी में ही जाएंगे, है ना? आर्मी में नहीं जाता तो आर्मी में ही जाता। कोई दूसरा ऑप्शन आपके खुद के लिए नहीं छोड़ा था? नहीं, ऐसा ऐसा सोचा ही नहीं कभी। मतलब कि ये जिंदगी जो है शायद देश के लिए ही थी, कभी सोचा ही नहीं इसके अलावा कुछ। तो ये जो जज्बा आपने बोला कि ये जिंदगी है जो है वो देश के लिए ही जीना है, ये जो जज्बा है वो कहाँ से आया था? देखिए, मेरे घर में मेरे मामा जी, मैं अपने मामा जी के पास रहता था, क्योंकि जैसे मैंने बोला पेरेंट्स बाहर थे, हम्म। तो मैं अपने मामा जी के पास रहता था। वो एक मामा जी आर्मी में थे, एक मामा जी बीएसएफ में थे। तो वो यूनिफॉर्म जब पहनते थे रोज घर के अंदर, तो उसको देख कर के हमेशा दिल में ये इच्छा होती थी कि एक दिन मैं भी ऐसे यूनिफॉर्म पहन के तो देश सेवा करूंगा। सो वो, और बाकी जो मेरी क्लास में एक मेरे क्लास फेलो हैं मिस्टर हरीश जंग बहादुर, वो 5 ब्रदर्स हैं, और वो आर्मी बैकग्राउंड से आते हैं। उनके पिताजी भी आर्मी में थे, और उनके जो एल्डर 4 भाई थे वो चारों के चारे नेशनल डिफेंस अकेडमी या एनडीए ज्वाइन करके आर्मी या एयरफोर्स में गए थे। तो उनकी बहुत इच्छा थी कि वो भी फौज में जाए, और उन्होंने हमारी पूरी क्लास को मोटिवेट किया कि एनडीए के फॉर्म भरो, और मेरे लिए फॉर्म वो खुद लेके आए, खुद भरा उन्होंने। तो रेस्ट इज हिस्ट्री एज दिस। तो आपको मतलब जब आपको लगा कि मैं तो जो मैं बनना चाहता था उससे आगे आ गया हूँ, तब कभी आपने पीछे मुड़ के देखा हो, या कभी लगा कि नहीं अभी तो मैं वॉलंटरी रिटायरमेंट ले सकता हूँ, ऐसा कभी आया मन में? आप वॉलंटरी रिटायरमेंट की बात करते हैं, मैं सोच रहा हूँ फौज मुझे दोबारा ले लेगी तो मैं दोबारा जाने को तैयार हूँ। तो मतलब आप दोबारा जाने के लिए भी तैयार है? बिल्कुल, अभी इसी वक्त अगले 5 मिनट में तैयार होकर बाहर निकल जाऊंगा। मैंने अपनी यूनिफॉर्म भी रखी हुई है अभी तक। तो मुझे लगता है कि कोई सुने इस बात को और अभी बुला ले आपको। जी बिल्कुल, मैं जाऊंगा, किसी भी रैंक में बुला लें। ये नहीं कि मैं जनरल बनना चाहता हूँ, किसी भी रैंक में बुला लें, सिर्फ फौज के लिए काम करना है। मतलब ये जो जज्बा, आज मैंने बहुत सारे मतलब मैं खुद अपना एक्सपीरियंस बोलना चाहती हूँ। मेरे घर में कोई नहीं है आर्मी से, लेकिन मैं हमेशा आर्मी को डेफिनेटली हम लोग हमेशा एडमायर करते थे। लेकिन ये जो मुझे हमेशा लगा कि मुझे आर्मी को जानना है, और इसीलिए मैंने इस शो का बनाया। मैंने स्पेशली आर्मी को जानने के लिए, मेरा खुद का इंटरेस्ट था, इसलिए मैंने इस शो को बनाया। तो ये जो जज्बा आता है, जो जो डिफरेंस है पब्लिक से, सिविलियन से और आर्मी में जो रहते हैं उनके, ये डिफरेंस कहाँ से आता है? ये जज्बा कहाँ से आता है?
देखिए, आर्मी में चाहे वो ऑफिसर है चाहे वो जवान है, आर्मी इज एज गुड एज द सोसाइटी वी कम फ्रॉम। हम उसी सिविल एरिया से आते हैं, हम उसी सिविलियन परिवार से आते हैं। हमारे माँ बाप, भाई बहन, बच्चे, बीवी सब सिविलियन हैं। हम उसी सिविलियन एरिया में शॉपिंग करने जाते हैं। तो कोई खास चीज नहीं होती कि जो हमको अलग करती है। जो अलग करती है हमको वो है जब हम फौज ज्वाइन कर लेते हैं, और जो हमारी ट्रेनिंग है और जो हमारी यूनिट में लाइफ है और जो हमारा आपस में फिर प्यार बनता है, एक दूसरे के लिए जान देने का जज्बा। सिर्फ एक ही शायद जिंदगी में और दुनिया में शायद ऐसा एक ही ऑर्गेनाइजेशन है जहाँ पे हम एक दूसरे के लिए जान देते हैं, और ये मैंने अपनी आंखों से देखा है। जहाँ पे हम मरने के लिए तैयार हैं क्योंकि हम अपने साथी को बचाना चाहते हैं। तो ये जज्बा ट्रेनिंग के दौरान और ऑन द जॉब ट्रेनिंग, और जब हम डिफिकल्ट हालात में रहते हैं या डिफिकल्ट ऑपरेशन में जाते हैं जहाँ पे गोलियां चलती हैं, साथी शहीद होते हैं, साथी जख्मी होते हैं, खुद को जब जख्मी होते हैं दूसरा बच्चा आपको बचा के ले जाता है, तो वो जो चीजें हैं, वो जो बातें हैं, वो आपको एक जज्बा जो आपने जिक्र किया, वो जज्बा तब आता है जब आप फौज में आ जाते हो और फौज के अंदर रहते हो। मैं आपको एक छोटी सी बात बताना चाहता हूँ। अभी मैं एक शादी में गया था, मेरे कोर्समेट के बच्चे की बेटी की शादी थी। तो वहां पे जब मैं गया तो मुझे करीब करीब 98% लोग जो थे वो हमारे कोर्समेट्स, हमारे साथी या कोई सीनियर जूनियर फौजी दिखे मेरे को, एंड वो लोकल हैं। तो मैंने उनसे पूछा, मैंने कहा यार पूरी शादी में फौजी है, क्या अपने परिवार वालों के लिए आपने कोई अलग से फंक्शन रखा है? कहते नहीं यार, बस यही परिवार है। सो माँ बाप, भाई बहन जो है बस वो तो बहुत कम है, बाकी परिवार तो आप लोग हो। सो मुझे उस दिन मैं जब वापस आया घर में आके बात मैंने सोचने पे मजबूर कर दिया, और फिर मैंने अपना जो फोन का एड्रेस लिस्ट निकाला, कॉन्टेक्ट लिस्ट, तो मैंने भी यही देखा मेरे भी 98% कॉन्टेक्ट फौजी हैं। सो ये एक बहुत अच्छी बात है। Wow, it's a like brotherhood जो Yes. बिना सोचे समझे किसी के लिए भी जान देने के लिए तैयार है। यस, अगर सोच लिया तो फिर जान नहीं जाती ऐसे। जान नहीं दे पाएंगे। सोच के मोहब्बत नहीं होती। तो वो मतलब सोचने से पहले ही हम रेडी है, सोचने की उससे जरूरत पहले नहीं। सोच चुके हैं, सोच चुके हैं, हाँ। उस लम्हे से पहले सोच चुके हैं कि अभी और नहीं सोचना है, बस अभी जो भी है करना है उसको। सो दैट इज अ स्मॉल डिफरेंस। दैट इज सोल्जर, यस। और जितना मैं इंटरव्यू ले रही हूँ उतना मेरा प्यार आर्मी के लिए और भी बढ़ रहा है। और थैंक यू, मतलब दैट्स अ जितने कॉम्प्लीमेंट फॉर द ऑर्गेनाइजेशन। थैंक यू सो मच, थैंक यू। एक्चुअली हर बात वही बोलती हूँ, मैंने हर बार इंटरव्यू लेती हूँ और मेरा प्यार और भी ज्यादा बढ़ता है कि हाँ मुझे भी कुछ करना है देश आर्मी के लिए, डेफिनेटली। तो मैं उस पोर्ट्रेट पे जरा जाऊंगी। आप इतने काइंड है, मैं आपको ट्विटर में फॉलो करती हूँ, इतने काइंडनेस है आप, इतने हर चीज को इतने अच्छी तरह से लिखते हैं, लेकिन वो जो पोर्ट्रेट है ना आपके आंखों में है ना, आग दिख रहा है। सो वो इतना डिफरेंट पोर्ट्रेट और डिफरेंट क्यों है वो पिक्चर में और असल जिंदगी में? तो आप इतने काइंड है, क्यों इतना डिफरेंस है? देखिए, देशवासियों के लिए और देश के सिटीजन्स के लिए, और जिनसे मेरी कोई जाति या नेशनल लेवल पे कोई दुश्मनी नहीं है, उनके साथ में तो सिर्फ प्यार ही है, या उनके लिए सिर्फ रिस्पेक्ट ही है। और अगर मैं उनसे रिस्पेक्टफुली बात करता हूं तो वो इसलिए नहीं कि वो अच्छे हैं, वो इसलिए मैं रिस्पेक्टफुली बात करता हूँ कि मेरे को जो बचपन में मेरे माँ बाप ने सिखाया, मेरे टीचर ने सिखाया, जो मेरे को फौज ने सिखाया, जो मेरी अपब्रिंगिंग है, शायद वो अच्छी है। इसलिए मैं सोचता हूँ कि जो भी इंसान गलत व्यवहार करता है, गलत लफ्ज बोलता है, वो दूसरे के ऊपर नहीं है, वो उसकी खुद की जो अपब्रिंगिंग है वो दर्शाती है। तो मैं किसी भी देशवासी या किसी भी अननोन पर्सन ऑन सोशल मीडिया के साथ में कभी भी बदतमीजी से बात नहीं करता। मैं हमेशा सर जी ऐसे करके बात करता हूँ। लेकिन वो जो आंखों में शोले हैं वो दुश्मन के लिए वो एक और, वो कहानी एक और है। वहां पर कोई भी रहम नहीं है, बिल्कुल एक रत्ती भर भी रहम नहीं है। वहां पर देश के लिए जो सबसे उच्च कोटि की सजा दुश्मन को दे सकते हैं वो देनी है। सो वो आंखें वो जज्बा जाहिर करती हैं। देशवासियों के लिए बहुत मोहब्बत है। तो आप 6 फीट 3 इंच है। यस। और हर जगह पे आपका टाइनी नाम है। ये भी हम दर्शक जानना चाहेंगे, ये कहानी क्या है?
देखिए, मेरी जो यूनिट है 4th बटालियन द राजपूताना राइफल्स, या शॉर्ट में 4 राजरीफ बोलते हैं, उस यूनिट में एक छोटी सी ट्रेडिशन है। इनफैक्ट मैं अपनी एक बुक लिख रहा हूँ, और ये जो सवाल आपने पूछा अभी 15 मिनट पहले, मैं उसको मैन्युस्क्रिप्ट में भी टाइप करके हटा हूँ कि टाइनी, वाई टाइनी। सो उस यूनिट में एक छोटी सी ट्रेडिशन है कि जो भी कोई ऑफिसर आता है उसका जो निक नेम रखा जाता है वो उसके अपीयरेंस या उसके स्वभाव के बरखिलाफ रखा जाता है। तो क्योंकि मैं 6 फुट 3 इंच का हूं तो मेरा नाम टाइनी ढिल्लों रखा गया। इसी तरह मेरे से इमीडिएट सीनियर ऑफिसर हैं कल अनिल कुमार सूरी, अभी थोड़े दिन पहले हम इकट्ठे थे। वो बहुत ही मेटिकुलस, बहुत ही तरतीब से कार्रवाई करते हैं, हर चीज को बहुत अच्छे से करते हैं। उनके काम में आप कभी भी गलती नहीं निकाल सकते। उनका नाम गूफी रखा गया। और एक और अफसर है, वो मेरे से भी सीनियर हैं और वो मेरे जितनी हाइट है, मेजर जनरल से रिटायर हुए हैं, मेजर जनरल मोहनदीप सिंह घुरा। वो भी 6.25 फुट के हैं, 6 फुट 3 इंच। उनका नाम छोटी घुरा रखा गया। और मेरे से जूनियर ऑफिसर हैं जो अभी कल रेजिमेंट हैं, जनरल करेपा, वो भी 6 फुट 3 इंच के हैं, उनका नाम मिनी रखा गया। सो ये नाम रखने की जो प्रथा है, ये एक बहुत ही रोचक सी बात है। और इसके बाद में ये नाम ऐसे नहीं कि सिर्फ एक निक नेम है, ये नाम आपका फौजी नाम हो जाता है जब आप वायरलेस, जिसको हम भाषा में समझते हैं, या रेडियो पे जब कम्युनिकेशन करते हैं, उसमें भी जो हमारा कॉल साइन है वो यही रहता है, टाइनी फॉर मिनी, टाइनी फॉर छोटी। और ये नाम, जैसे आपने देखा मेरा ट्विटर हैंडल भी टाइनी ढिल्लों है। मेरे को नहीं लगता कि 95% ऑफ द आर्मी मेरे एक्चुअल नाम से जानती होगी मुझे। जो मेरे से सीनियर भी और जूनियर भी सिर्फ टाइनी ढिल्लों जानते हैं। बहुत कम लोग होंगे जिनको कमलजीत सिंह ढिल्लों के बारे में मालूम होगा। सो दिस इज अ स्मॉल स्टोरी। आपने कभी किसी का नाम रखा है ऐसे? जी हाँ, जब मैं था यूनिट में तो जो नए ऑफिसर आते थे तो उनके नाम जो रखे जाते थे, तो काफी लोगों के नाम हम एक ग्रुप मीटिंग टाइप करके फिर उनके नाम रखते थे। तो बस हमने एक चीज एक बार यूनिट में हमने डिफरेंट की। एक अफसर है हमारे, अभी मेजर जनरल है रंजन महाजन, वो मुस्कुराते बहुत हैं, ही हैज अ स्माइलिंग फेस। और उसका नाम हमने बोला नहीं, इसका नाम स्माइली रखा जाएगा, उसका नाम स्माइली रखा गया। ही स्टिल कैरीज दैट नेम। मतलब जैसा दिख, एक ही था जो जैसा दिखता था उसी का नाम ऐसा हुआ। जी हाँ, जी हाँ। तो आपने तो ज्यादा टाइम आपने कश्मीर में बिताया, JNK में। यस। और हम सभी जानते हैं कि क्या हुआ है JNK में, कितना, इवन पुलवामा भी, तब भी आप उधर थे। और तो हमें कुछ ऐसा शेयर करना चाहेंगे, जैसे इवन 370 जब उठाया गया तब भी आप उधर थे, तो कैसा था वो सिचुएशन, हम जानना चाहेंगे। क्योंकि हम दूर से देखते हैं, हम मीडिया हमें रिपोर्ट देते हैं, तो असल में क्या हुआ था, कैसा सिचुएशन था, हमें नहीं पता। आप अगर हमारे साथ शेयर करें तो वी बी रियली ग्रेटफुल। आपने 2 इंसिडेंट्स का जिक्र किया, जैसे पुलवामा आईडी ब्लास्ट, जिसके 40 CRPF के जवान वीर गति को प्राप्त हुए। वो एक बहुत दिल दहलाने वाला इंसिडेंट था। और मैं सिर्फ 4 दिन पहले ही कोर कमांडर का मैंने ओहदा संभाला था, कार्यभार संभाला था। और उस टाइम पे देश के अंदर एक ऐसा माहौल था कि जिसको कहते हैं कि मोराल पे इफेक्ट हुआ था। हर देशवासी के दिल में बहुत गुस्सा था, बहुत, जिसको हम कहते हैं कि बहुत बुरा लग रहा था। और पूरे देश में, जैसे आप जापान में रहते हो, वहां पर आपको भी शायद उतना ही बुरा लग रहा होगा कि कितना बड़ा हादसा हो गया है। तो उस टाइम पे हमारे ऊपर एक जिम्मेवारी थी, पूरे देश की आंखें, पूरे देश की सोच हमारे ऊपर थी कि अभी ये क्या करेंगे। तो हमारे लिए वो बहुत एक जिम्मेवारी का क्षण था। और इसलिए हमने जो कार्रवाई उसके बाद में की कि 100 घंटे के अंदर अंदर हमने उन सभी टेररिस्ट को, जिन्होंने उसको अंजाम दिया था, उनको हमने खत्म कर दिया। सो दैट वाज अ डिफाइनिंग मोमेंट, जब देशवासियों का हौसला या देशवासियों का विश्वास सिक्योरिटी फोर्सेस में, जब मैं सिक्योरिटी फोर्सेस का जिक्र करता हूं तो उसमें आर्मी, जम्मू कश्मीर पुलिस, स्पेशल ऑपरेशंस ग्रुप, BSF, CRPF, इंटेलिजेंसीज और जो हमारे सरकारी नुमाइंदे हैं, वो सब शामिल हैं। तो सिक्योरिटी फोर्सेस पे देश का दोबारा से विश्वास हासिल करना और देश के मोराल को दोबारा से लिफ्ट करना, वो एक जिम्मेवारी का क्षण था जिसको हमने निभाया।
हम वो 40 जाने तो वापस नहीं ला सके, लेकिन हम देश के माहौल को एक बार से फिर दोबारा से भारतवासी को एक मिसाल के तौर के ऊपर छाती सीना चौड़ा करके सिर उठा करके बात करने के लिए हमने वो हालात पैदा किए। तो वो एक डिफाइनिंग मोमेंट था। दूसरा जो आपने बात किया आर्टिकल 370 का, कश्मीर में ये बहुत सालों से, मोर देन 70 ईयर्स से ये बात चल रही थी कि 370 जाना चाहिए। आर्टिकल 370 जब कश्मीर का विलय हुआ था इंडिया में, उस टाइम पे आर्टिकल 370 नहीं था, ये उसके बाद में आया है। और ना ही ये प्री कंडीशन थी कि मर्जर, जो एक्सेशन बोलते हैं कि एक्सेशन की प्री कंडीशन भी नहीं थी, क्योंकि ये उस टाइम पे था ही नहीं, ना ये उसमें मेंशन है। ये आर्टिकल उसके कुछ साल बाद में कॉन्स्टिट्यूशन में आया और इसको बोला गया था, कॉन्स्टिट्यूशन में लिखा गया कि इट इज टेम्परेरी एंड ट्रांजिशनल प्रोविजन। और ये आर्टिकल 370 किसी विशेष समुदाय के लिए नहीं है। आर्टिकल 370 पूरे जम्मू कश्मीर के जितने भी बाशिंदे या सिटीजन या सब्जेक्ट्स हैं, उन सब के लिए है, irrespective of their religion or their religious faith। तो इसमें कुछ त्रुटियां थी। गवर्नमेंट ने एक डिसीजन लिया, गवर्नमेंट ने एज पर द डेमोक्रेटिक प्रोसेस प्रेवलेंट इन इंडिया, ये पहली बार नहीं है कि कॉन्स्टिट्यूशन में अमेंडमेंट हुई है, इससे पहले भी इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में बहुत अमेंडमेंट्स हुई। सो गवर्नमेंट ने डिसीजन लेके एज पर द लॉ, पार्लियामेंट के एक्ट के तहत प्रेसिडेंट साहब के हस्ताक्षर के नीचे एक अमेंडमेंट किया और उसको इम्प्लीमेंट करने की जिम्मेवारी फिर से सिक्योरिटी फोर्सेस के ऊपर थी। और हमारे सामने सबसे बड़ा जो चुनौती थी, असल में चुनौती नहीं, जो हमने खुद के लिए एक एम तय किया था, कैसे अर्जुन के लिए मछली की आंख थी जब उन्होंने तीर चलाया, वो जो मछली की आंख थी हमारे लिए सिक्योरिटी फोर्सेस के लिए, वो ये थी कि जब आर्टिकल 370 की इम्प्लीमेंटेशन हो कश्मीर में या जम्मू एंड कश्मीर में, तो एक भी सिविलियन की जान नहीं जानी चाहिए। और दूसरी बात कि कोई भी प्रॉपर्टी, जहाँ सरकारी जहाँ सिविल प्रॉपर्टी, किसी तरह से ये आगजनी या पत्थरबाजी या तोड़फोड़ या इस तरह के हालात पैदा नहीं होने चाहिए कि लोकल लाइफ प्राइवेट सिटीजन की या सिविलियंस की डिस्टर्ब हो। तो पूरी सिक्योरिटी फोर्सेस, इंटेलिजेंसी, सिविल एडमिनिस्ट्रेशन ने मिलकर इस तरह से उस आर्टिकल 370 को इम्प्लीमेंट किया कि 3-4 महीने तक 5 अगस्त 2019 के बाद में एक भी सिविलियन कैजुअलिटी नहीं हुई किसी भी सिक्योरिटी फोर्सेस के बुलेट से। तो ये सबसे बड़ी अचीवमेंट थी सिक्योरिटी फोर्सेस की और सिविल एडमिनिस्ट्रेशन की। और मैं क्योंकि कश्मीर को बहुत पुराना जानता हूँ, कश्मीर के 32 साल की हिस्ट्री में ये सबसे पीसफुल 3 से 4 महीने थे, जिसमें मिनिमम वायलेंस, मिनिमम कैजुअलिटीज हुई। सो ये एक बहुत अच्छे तरीके से इम्प्लीमेंट किया गया। गवर्नमेंट का जो बनाया हुआ एक्ट था, जो एब्रोगेटेड एक्ट था, उसको बहुत अच्छे तरीके से संभाला गया कश्मीर में। तो जैसे मीडिया से हम देखते हैं कि कश्मीर में ये हो रहा है, वो कश्मीर में इंटरनेट नहीं है, तब पूरी तरह बहुत वायरल हो रहा था, कश्मीर में इंटरनेट नहीं है, कश्मीरियों के ऊपर अत्याचार हो रहा है। तो ये जो स्पेशली इंडियन मीडिया जो हम लोग पढ़ते हैं, जो बाहर वाले, जो इंग्लिश मीडिया जो हमें सिखाते हैं, बाहर वाले, इवन इंटरनेशनल पीपल दे आल्सो डू, तो ये कितना सच है और कितना जस्ट स्टोरी बनाने के लिए बनाया गया था? देखिए, ये जो प्रोपेगेंडा है, जहाँ फॉल्स नैरेटिव है, ये पाकिस्तान द्वारा चलाया जाता है और ये इसमें काफी इंटरनेशनल मीडिया भी, जो पेड मीडिया है, अच्छा, जो बायस मीडिया है, वो भी इसमें इन्वॉल्व है। सच्चाई ये है कि 5 अगस्त 2019 से लेकर के पूरे हॉस्पिटल्स, पूरी फार्मेसीज, पूरे एटीएम्स, पूरी दवाई की दुकानें, सब कुछ खुला हुआ था। करीबन 118 ऐसे कुछ पुलिस स्टेशन हैं जम्मू एंड कश्मीर में। उनमें से सिर्फ 4 पुलिस स्टेशन में एक 144 होती है क्रिमिनल प्रोसीजर, CRPC 144, वो IPC 144, इंडियन पिनल कोड 144, वो लगाई गई थी। उसमें ये नहीं है कि लॉकडाउन है, वो भी सिर्फ 4 पुलिस स्टेशन की ज्यूरिसडिक्शन में, जहाँ पे कुछ सेंसिटिव इंस्टॉलेशंस थी जिनको नुकसान पहुंच सकता था तोड़फोड़ से। तो वो 144 होता है कि 4 लोगों से ज्यादा लोग इकट्ठे नहीं हो सकते। अगर आप अकेले या 2 लेडीज या 3 लोग आपके परिवार के, 4 लोग जाना चाहते हो, ग्रोसरी से शॉपिंग करना चाहते हो, बच्चे के लिए दूध खरीदना चाहते हो, ब्रेड खरीदना चाहते हो, अंडे खरीदना चाहते हो, ATM से पैसा निकालना चाहते हो, कोई पेशेंट है उसको हॉस्पिटल ले जाना चाहते हो,
आप कुछ भी कर सकते हो, इवन इन दोस 4 पुलिस स्टेशन ज्यूरिसडिक्शन एरियाज। बाकी पूरे जम्मू एंड कश्मीर टोटली खुला हुआ था। इंटरनेट जिसके बारे में आपने बात की, इंटरनेट में कुछ दिनों के लिए इंटरनेट के ऊपर पाबंदी थी, क्योंकि जो वीडियो मैसेजेस या प्रोपेगेंडा वीडियो जो पाकिस्तान बनाता है, उनको डाउनलोड करके उससे डिस्टरबेंस क्रिएट हो सकती थी। तो सिर्फ 4G एंड अबव मीडिया और इंटरनेट आफ्टर सम टाइम, कुछ देर के बाद में उसके ऊपर पाबंदी थी। बाकी लैंडलाइंस और 2G इंटरनेट हमेशा से चला। थोड़े दिनों के बाद में उसमें स्टूडेंट्स अपनी एप्लीकेशन अपलोड कर सकते थे, बिजनेसमैन अपने टेंडर्स अपलोड कर सकते थे, आप अपनी बैंक ट्रांजैक्शन कर सकते हो, आप अपनी होटल बुकिंग कर सकते हो, एयरलाइंस की बुकिंग कर सकते हो, रेलवेज की बुकिंग, जो भी रोजमर्रा की जरूरतें हैं वो पूरी हो रही थी। इसके अलावा सारे गवर्नमेंट ऑफिसेज में एयरपोर्ट के ऊपर इंटरनेट कियोस्क लगा रखे थे। आपको कोई ज्यादा हैवी मीडियम वाला काम करना है, वहां पे जाके कर सकते थे। लेकिन ये सिर्फ एक प्रोपेगेंडा है कि इंटरनेट, वो तो अभी बोल रहे हैं कि शायद अभी भी बंद है, तो आई डोंट नो क्या बोलते हैं। अभी भी बोल रहे हैं। हाँ, मैं एक बात आपको इंटरेस्टिंग इंसिडेंट बताता हूँ। एक वेरी लीडिंग न्यूज़पेपर ऑफ इंडिया, उनके एडिटर मेरे से फोन पे बात की कि मैं आपसे आपके मिलना चाहता हूँ आपसे। मैं तब कोर कमांडर था कश्मीर में। ऐसा कि आ जाइए। तो एक टाइम फिक्स हो गया, फलानी डेट को 11 बजे से 11 o'clock, तो मैं पहुंच जाऊंगा। ऐसा ठीक है। तो वो अपने टाइम से थोड़ा पहले पहुंच गए। तो मेरे को मेरे स्टाफ ने बताया ऐसे कोई बात नहीं, आइए मिलते हैं। तो हम मेरे ऑफिस में आ गए, हम बातचीत करने लगे। तो शुरू में ही वो थोड़ा सा अपोलोजेटिक फील कर रहे थे कि मैं टाइम से थोड़ा पहले आ गया, आप डिस्टर्ब तो नहीं हुए। ऐसा नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। फिर उन्होंने खुद ही बताया, कहते मैं एयरपोर्ट पे लैंड किया और मैंने प्लान किया था कि आपके ऑफिस में डायरेक्ट आऊंगा, और मैंने जो टाइम कैलकुलेट किया था वो मैंने 1 घंटा दिया था एयरपोर्ट से आपके ऑफिस का, लेकिन मैं तो 25-30 मिनट्स में पहुंच गया। तो ऐसे यस, उतना ही टाइम लगता है। तो इससे मैंने सोचा था रास्ते में लॉकडाउन होगा, जगह जगह कर्फ्यू होगा, मुझे रोकेंगे, चेक करेंगे, बार बार मेरा आई कार्ड देखेंगे, तो इसलिए मैंने 1 घंटे का टाइम लेके चला था। मैं कहते मेरे को तो एयरपोर्ट से लेके आपके ऑफिस तक किसी ने पूछा भी नहीं कहाँ जा रहे हो, कहाँ से आ रहे हो, सब खुला हुआ, दुकानें खुली हैं, लोग घूम रहे हैं। तो ऐसा यस, तो कश्मीर में तो ऐसे ही है, तो आपको किसने बोला? कहते फिर ये न्यूज़पेपर वाले क्यों बोलते हैं लॉकडाउन है? I said, आप हो भाई न्यूज़पेपर वाले, ही इज एडिटर ऑफ ए न्यूज़पेपर। तो देन ही टेल्स मी मोस्ट इंटरेस्टिंग थिंग, उसके बाद में बताई। कहते एक्चुअली ना मैं कश्मीर पे 2 आर्टिकल लिखता हूँ हर महीने, तो मैंने सोचा एक बार जाके देख के भी आता हूँ। So this is the story of Kashmir. This is how the false propaganda happens. जिन लोगों ने कश्मीर देखा नहीं है, हाँ, जो लोग कभी कश्मीर में आए नहीं है, जिन लोगों को कश्मीर से कुछ लेना देना नहीं है, वो लोग कश्मीर के एक्सपर्ट बनते हैं। और उनका पेड़ है, उनका बायस्ड है, उनके वो खोखले हैं। वो मेरे से बात कराइए, जो भी आपको बोलता है कि लॉकडाउन है, मैं उसको बताऊंगा कौन से मोहल्ले में, कौन से गली में, कौन से शहर में, कहाँ पे कौन सी दुकानें सब खुली हुई है। तो आपने अभी बोला वो बायस्ड है, पेड है, तो एक मैं वीडियो आपके देख रही थी, तो आपने बताया उधर कि आपका रिलीजियन है इंडियन और आपका जो ब्लड ग्रुप है इंडियन पॉजिटिव है। तो आप बोल रहे हैं कि मेरा रिलीजन है इंडियन, मेरा ब्लड ग्रुप इंडियन पॉजिटिव, तो ऐसे बायस और पेड लोग कैसे देश को बेच सकते हैं कुछ के लिए? क्या नहीं लगता कि क्या टोटली कॉन्ट्रोडिक्टरी है? यहाँ पे आप बोल रहे हैं कि मेरा रिलीजन इंडियन, मेरा ब्लड ग्रुप इंडियन पॉजिटिव है, कुछ लोग हैं जो अपने कुछ के लिए बायस है, पेड है, देश को बेच रहे हैं। तो क्यों ऐसा हो रहा है? आपको क्या क्या लगता है? दुख होता है, लेकिन खुद के लिए बोल सकता हूँ यस, मैं दोबारा बोलूंगा, मैं, मेरा रिलीजन इंडियन है और मेरा ब्लड ग्रुप इंडियन पॉजिटिव है, और उसको कोई टच नहीं कर सकता। मेरे डीएनए में इंडिया है। लेकिन जैसे आपने बोला, जो लोग ऐसे बोलते हैं, जो खुद को बेच देते हैं कुछ पैसों के लिए या कुछ फेवर्स के लिए, और देश के खिलाफ कार्रवाई करते हैं, देश के इमेज के खिलाफ कार्रवाई करते हैं, उनके लिए मैं सिर्फ इतना ही बोलूंगा, गेट वेल सून। Exactly, get well soon. Yeah, I hope कि they really get well soon. हम सभी Exactly. अभी जो पाकिस्तान के सिचुएशन है, जो नॉट स्टेबल पॉलिटिकली, किसी तरह से भी स्टेबल नहीं है शायद, तो आपको लगता है ये भारत को इफेक्ट कर सकता है, भारत के सिक्योरिटी को, और किसी तरह से भी ये भारत को इफेक्ट कर सकता है? इंडिया हमेशा चाहता है कि उसके पड़ोस में, उसके आसपास में जितने भी देश हैं वो खुशहाल हों,
वो तरक्की करें, उनकी पब्लिक खुश हो, उनकी गवर्नमेंट स्टेबल हो, उनकी इकोनॉमी स्टेबल हो, उनका जो डिप्लोमेसी है, जो इंटरनेशनल रिलेशंस है, वो स्टेबल हो, ताकि अगर आपके मोहल्ले में या आपके शहर में आस पड़ोस में शांति है तो आपके घर में भी शांति रहती है। तो एज अ नेशन हिंदुस्तान और इंडिया हमेशा चाहेगा कि पाकिस्तान एक स्टेबल, प्रॉस्परस, पीसफुल कंट्री हो। लेकिन हालात कुछ ऐसे हैं, उनकी पॉलिसीज के कारण या उनकी हिस्ट्री के कारण, या जिस तरह की वो सियासत करते हैं, या डिप्लोमेसी करते हैं, या टेररिज्म को जो सपोर्ट करते हैं, तो लाइक अमेरिका में मिस्टर हिलरी क्लिंटन ने बोला था कि इफ यू हैव स्नेक्स इन योर बैकयार्ड यू डोंट एक्सपेक्ट देम टू बाइट ओनली द एनिमी, वो आपको भी बाइट करेंगे। तो अभी उनके जो अंदरूनी सांप हैं वो उनको काट रहे हैं। लेकिन ये सब जो हालात हैं ये उनकी इंटरनल मैटर है, इसके ऊपर मैं ज़्यादा कुछ बोलूँगा नहीं। लेकिन इंडिया को वो सिर्फ इसलिए इफेक्ट करते हैं कि हमारे पड़ोस में शांति नहीं है, जबकि हम चाहते हैं कि हमारे पड़ोसी देश खुशहाल हो, सो दैट वी प्रोग्रेस टुगेदर। पाकिस्तानी पीपल, पाकिस्तानी पब्लिक शुड प्रोग्रेस, दे शुड बी इन पीस। वो नहीं है शायद। देखिए किस तरह ऊँट किस करवट बैठता है, सिचुएशन इज फ्लूइड। लेकिन हम लोग, हमारी सेनाएं पूरी तरह से सशक्त हैं और देख रही हैं कि कोई भी किसी किस्म की गड़बड़ अगर जहाँ मिसचीफ करता है तो उसको देखने में और उसके ऊपर कार्रवाई करने में हमारी डिफेंस फोर्सेस पूरी तरह से तैयार है। और एक्चुअली मिस्टर इमरान खान, मुझे लगता है कि पाकिस्तान का नाम कम लेते हैं, भारत का नाम ज्यादा लेता है दिन में। तो उनको डर है या प्यार है भारत से? देखिए उनकी जो लास्ट स्टेटमेंट है, जनरली पाकिस्तान हमेशा फॉल्स नैरेटिव पे चलता है, लेकिन मिस्टर इमरान खान की जो लास्ट स्टेटमेंट्स कुछ मैं सुनी एक दो बार, उसमें वो सच बोल रहे हैं कि इंडिया की इकोनॉमी देखिए कहाँ पहुंच गई, इंडिया की डिप्लोमेसी देखिए कहाँ पहुंच गई, इंडिया का स्टेटस वर्ल्ड में कहाँ पहुंच गया है, वो सच बोल रहे हैं। और मैं एक बात पहले भी कई इंटरव्यू में बोल चुका हूं कि पाकिस्तानी पासपोर्ट होल्डर के लिए एक बहुत ही ज्यादा मुश्किल काम है इंटरनेशनल ट्रैवल करना। जिस तरह की मुसीबतें उनको झेलनी पड़ती हैं, जिस तरह के उनके साथ में व्यवहार होता है हर एयरपोर्ट के ऊपर, कल मिस्टर इमरान खान ने खुद बोला कि आप पाकिस्तानी पासपोर्ट की कीमत देखिए और इंडियन पासपोर्ट की कीमत देखिए, किस तरह से आपके साथ में व्यवहार किया जाता है। तो मुझे लगता है देर आए दुरुस्त आए, अभी इमरान खान की ये एक दो स्टेटमेंट पक्का सच बोल रहे हैं। वो अभी कोई चारा नहीं है शायद सच बोलने। वही एक्चुअली मैं एक हिस्ट्री स्टूडेंट हूँ, मुझे बहुत खराब लगता है कि जो मोहनजोदारो हम पढ़ के आए हैं वो पाकिस्तान में क्या हो गया उसका हाल, तो है ना। तो एक्चुअली मुझे हमेशा मैं जाना चाहती थी पाकिस्तान बिकॉज ऑफ द हिस्ट्री, कि हमारे हिस्ट्री, इतना ज्यादा हिस्ट्री है वहां पे, लेकिन शायद पता नहीं कभी जा पाएंगे या नहीं। दैट पोर्शन ऑफ द वर्ल्ड, वो जो लैंड है वो हिंदुस्तान की 5000 साल पुरानी सभ्यता का एक हिस्सा है। हाँ, 5000 साल में से ये करीब 70 साल ही तो हैं जो पाकिस्तान बना है, बाकी तो वो हमारी सभ्यता है, वो भारतीय सभ्यता है, वो भारतीय जमीन थी, वो इंडियन जमीन थी, एंड दोस पीपल वर इंडियंस। तो मैं बिल्कुल आपसे सहमत हूँ, हमारे शरीर का एक हिस्सा है, वो हमारी हिस्ट्री का हिस्सा है। वही तो अभी तो हाँ, जैसे आपने बोला बस 70 साल से क्या है, वो 5000 साल का पुराना हमारा शरीर का हिस्सा है, वो हमारे पूरा हिस्ट्री है वहां पे। हाँ, तो एक्चुअली मैं थोड़ा सा और कश्मीर पे वापस जाना चाहूंगी कि कश्मीर के ऊपर अभी जो फिल्म बना है द कश्मीर फाइल, तो उसको लेके बस भारत में ही नहीं विदेश में भी जहाँ पे इंडियन है वहां पे चल रहा है, सब लोग देख रहे हैं और प्रशंसा भी कर रहे हैं। वहां पे बहुत सारे लोग बहुत सारे बात कर रहे हैं। और जो इस फिल्म में दिखाया गया, क्योंकि मैंने कुछ कश्मीरी पंडित के इंटरव्यू ली हूँ और उन्होंने बोला जो दिखाया गया वो कम है, बहुत कुछ हुआ था। और तब आप कश्मीर में थे शायद, तो हमारे साथ अगर शेयर करें कि एक्चुअली क्या हुआ था थोड़ा बहुत भी। देखिए कश्मीर में जो कश्मीरी पंडितों का वहाँ से पलायन हुआ, जहाँ वहाँ से निकाल दिए गए, उसमें एक तारीख 19 जनवरी 1990
बहुत प्रोमिनेंट है। और मैं 19 जनवरी 1990 को नॉर्थ कश्मीर में कुपवाड़ा डिस्ट्रिक्ट में कैप्टन था, अपनी यूनिट के साथ था। और ये मूवी द कश्मीर फाइल्स, जिस दिन इसका प्रीमियर था रिलीज होने से पहले, तो मुझे भी डायरेक्टर साहब ने इनवाइट किया था। तो मैंने ये मूवी देखी प्रीमियर स्क्रीनिंग के दौरान। और क्योंकि मैं एक छोटे से इलाके में था उस टाइम पे, और मैंने उस इलाके की जो घटनाएं थी वो सुनी और कुछ देखी, और जो इस मूवी में दिखाया गया है वो सब तथ्यों पे बेस्ड है, सच्चाई पे बेस्ड है। और जो डायरेक्टर उस टाइम पे मिस्टर विवेक अग्निहोत्री ने खुद बोला कि उनके पास में इतने ज़्यादा एविडेंस और इतने ज़्यादा लोगों की स्टेटमेंट्स हैं जिनके साथ ये हुआ, और उन्होंने बोला कि 2.5-3 घंटे की पिक्चर में मैं वो सब कुछ नहीं दिखा सकता। ये जो जेनोसाइड ऑफ कश्मीरी पंडित्स जो है, एक ब्लैक चैप्टर है कश्मीर की हिस्ट्री में। कश्मीर अदरवाइज इज अ वेरी रेजिलिएंट सोसाइटी। ये पोइट्स की भूमि है, ये राइटर्स की भूमि है, इंटेलेक्चुअल्स की भूमि है। ये कश्मीरियत, सूफियत, इंसानियत वहाँ की हवा में थी। ये बातें ये हमने देखी है। तो ये एक सैड चैप्टर ऑफ द हिस्ट्री है। एंड जैसे आपने बोला कि शायद सब कुछ नहीं दिखाया गया या बहुत कुछ नहीं दिखाया गया, ये उस दिन मिस्टर विवेक अग्निहोत्री ने बोला कि मैं सब कुछ नहीं दिखा पाया क्योंकि जो फीचर फिल्म बनती है उसकी एक हदबंदी रहती है कि टाइम के अंदर अंदर उसको करना। बट आई फील माई हार्ट गोज आउट टू द कश्मीरी पंडित्स एंड दे plight, they suffered a lot. और जो भी भारत में है वो सब भारत के हिस्सा है, कोई भी सफर करने नहीं चाहिए। मेरी हिंदी बहुत खराब है इसलिए मेरा आई एम सो सॉरी मेरी हिंदी, इसलिए मैं व्यूअर्स को भी माफी मांगना चाहूंगी क्योंकि वो लोग मुझे बोलते रहते हैं कि हिंदी में कीजिए मैम, और मैं हिंदी में कर रही हूँ लेकिन इतने खराब हिंदी है कि क्या बोलूं। नहीं जी, बिल्कुल आप बहुत अच्छी हिंदी बोल रहे हैं। थैंक यू, ये तो मतलब बड़प्पन है आपके। लेकिन मैं आपके अभी मैं थोड़ा सा रैपिड फायर राउंड करना चाहूंगी कि क्योंकि मुझे पता है कि दर्शक बहुत कुछ जानना चाहते हैं आपके बारे में। और तो रैपिड फायर में पहला आएगा, आपका फेवरेट फूड क्या है? कश्मीरी वाजवान। वाओ। Of course, makki di roti and sarson da saag is also one of them. But Kashmiri Wazwan, any day, any time, always there, always for it. Wow, that's wonderful. So, your favorite place in India? Kashmir. क्या बात है। And your favorite woman? बचपन बिताया है वहाँ पे, जवानी बिताई है। कश्मीर ही सबसे खूबसूरत जगह है जो I want to go there again and again. मैं तो चाहूंगी, मैं इस प्रोग्राम के द्वारा मैं सब मतलब टूरिज्म को बोलना चाहूंगी, भारत के टूरिज्म को, कि आपको पूरा कश्मीर का टूरिज्म रिप्रेजेंटेटिव जो एम्बेसडर है बनाया दिया जाए। थैंक यू। मेरे घर में भी खाना तो कश्मीरी बनता ही है वेरी फ्रीक्वेंटली। बहुत कुछ कश्मीरी है, कश्मीरी फर्नीचर है, कश्मीरी डेकोरेशन पीसेज हैं, कश्मीरी पोइट्री है, कश्मीरी बुक्स हैं, कश्मीरी हैंडीक्राफ्ट्स हैं। मेरे घर में 70% जो आइटम्स हैं वो कश्मीर से हैं क्योंकि दिल कश्मीर में है। सॉरी, वी वर ऑन रैपिड फायर। नहीं, ये दिस इज वंडरफुल, दिस इज आई थिंक पीपल शुड नो अबाउट इट कि कश्मीर से है ये सब, और लोगों को कश्मीर जाना चाहिए इन सब चीजों के लिए भी। वाओ। तो द थर्ड क्वेश्चन वुड बी द योर फेवरेट वुमन। ओह, two, daughter and wife. Okay, two women. And not necessarily in the same order. तो ऐसा हो सकता है कि किसी एक को बोले तो और एक नाराज हो जाएंगे। That's why I said, उसीलिए बोला। दोनों को खुश कर दिया आपने। आपका फेवरेट एक्टर? Nana Patekar. Okay. And in foreign movies, जैक निकलसन। दोनों ही एकदम थैंक यू। पूरा डिफरेंट है। और फेवरेट एक्ट्रेस? वहीदा रहमान, जूलिया रॉबर्ट्स। वाओ, आपकी चॉइस पूरी तरह। एंड अकॉर्डिंग टू यू, व्हाट इज लव? व्हाट इज लव? लव? इंडिया? यस।
One word, India. Oh, And love is something which you cannot live without, which you cannot work without, which you cannot dream yourself your existence without. और देश के बिना जी नहीं सकता हूं, देश के बिना अपने आप को अधूरा समझता हूं, इसलिए देश ही पहला और आखिरी प्यार। क्या बात है, क्या बात है। और पॉलिटिक्स इन वन वर्ड। Oh, you stumped me. I'm okay. This I let it pass. Okay. Okay. Okay, so the next is Pakistan in one word. Confusion. Okay. Okay, so what makes you the happiest? आपको सबसे हैप्पी क्या करते हैं? I think being an Indian, being alive, and being in company of good friends makes me the most happiest. With the family, with the troops, with the Jawans, sharing old memories. बस यही एक छोटी सी जिंदगी है, उसी के बारे में जिक्र करना खुशी देता है. So that makes me happy. You are a happy soul, definitely. Yes, yes, I am. Yes. So आप तो फोर्स में, you are general. घर में कौन जनरल है? घर में एक जनरल है और एक जनरल है, जनरल कैटेगरी. So you know who the general is, and that general is there in every household. Definitely, definitely. And it was such a wonderful, talking with you, really. So many things I came to know. And, I'm sure that viewers would love to know more about you. And भगवान करे कि आप जो भी करे इसमें पूरी तरह आपको success मिले. Anything you do, any step you take should be full of success. Thank you. बहुत मेहरबानी. Thank you. अच्छा लगा आपसे बात करके. Thank you. मुझे भी बहुत अच्छा लगा. And I must tell you something before we leave. आपकी हिंदी बहुत खूबसूरत है. You speak very well. You conduct the interview very well. And आपके दिल बहुत खूबसूरत है. Thank you. धन्यवाद. That made my day. Thank you. Thank you so much, viewers. That was definitely a wonderful interview. And this is our special show for Indian Army. Indian Army, the SEAL that defends India. Thank you so much, General. Thank you so much. Thank you very Jai much. Hind. Jai Hind. Jai Hind.